मैंने लहू के कतरे मिट्टी में बोए हैं, खुशबू जहाँ भी है वो मेरी कर्जदार है। मैंने लहू के कतरे मिट्टी में बोए हैं, खुशबू जहाँ भी है वो मेरी कर्जदार है। ए वक्त, होगा एक दिन तेरा और मेरा भी मुकाबला, मेरी जीत जाने कब से तुझ पे उधार है। नमस्कार सभी दोस्तों को, राम राम, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात और स्वागत है आप सभी का अपने और आपके YouTube चैनल मरुधर्री कलम पर। हम बात कर रहे थे हिंदी व्याकरण में पद भेद में, पदों का जो भेद है वो किस किस आधारों पर भेद है। हमने बात की थी अर्थ के आधार पर है, ध्वनि के आधार पर है, उत्पत्ति के आधार पर है और रचना के आधार पर है और रूप परिवर्तन के आधार पर है। तो हमने तीन जो आधार थे वो कल पढ़े थे। आज पढ़ते हैं हम रचना के आधार पर और रूप परिवर्तन के आधार पर। तो देखो पदभेद जो है वो रचना के आधार पर कितने भागों में बंटे हुए हैं। तो रचना के आधार पर पदभेद और इसका जो चौथा है रचना अर्थात व्युत्पत्ति के आधार पर। तो दोस्तों देखो रचना के आधार पर, रचना का मतलब शब्दों की बनावट किस आधार पर है, शब्द किस आधार पर बनते हैं, कैसे बनते हैं। तो रचना के आधार पर शब्दों को तीन भागों में बांटा गया है। तीन भाग कौन कौन से हैं? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द। रूढ़, यौगिक एवं योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द कौन से हैं? वे शब्द जो बिना किसी शब्दांशों की सहायता से बने हैं, अर्थात उन शब्दों को हम विभाजित नहीं करते। अगर विभाजित करते हैं तो उन शब्दों का जो शब्दांश बचते हैं उन शब्दांशों का कोई अर्थ नहीं रहता। ऐसे जो शब्द हैं वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं और इनका जो अर्थ होता है वो एक निश्चित अर्थ होता है, आसानी से हम अर्थ को समझ सकते हैं। जैसे किसी नाम को लिखते हैं, जैसे नाम लिखा नज़र, अभी ये रूढ़ शब्द है। रूढ़ शब्द कैसे है कि इसको विभाजित नहीं कर सकते, नए प्लस जर शब्दांशों का कोई अर्थ नहीं होगा, मतलब कोई सार्थक नहीं है ये। इसलिए वे शब्द जो विभाजित नहीं हो सकते और जिनका कोई मतलब निश्चित एक कोई अर्थ होता है और बिना किसी शब्दांशों की सहायता से मिलकर बने होते हैं। बात करते हैं यौगिक शब्द की। यौगिक शब्द कौन से होते हैं? दो या दो से अधिक शब्दांशों से मिलकर बने होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे स्वागत शब्द है, स्वागत दो शब्दांशों से मिलकर बना है, सु प्लस आगत, सु प्लस आगत, ठीक है। सामाजिक, समाज प्लस एक, मतलब ये भी दो शब्दांशों से मिलकर बना है। ऐसे जो शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दांशों से मिलकर बने होते हैं, जैसे विद्यालय है, विधा प्लस आलय, विद्यालय, मतलब ये दो या दो से अधिक शब्दांशों से मिलकर बने होते हैं जिसको हम विभाजित आसानी से कर सकते हैं। या ऐसे कह सकते हैं कि जो संधि, समास, उपसर्ग एवं प्रत्यय से मिलकर प्रत्ययुक्त जो शब्द हैं वो सभी क्या कहलाते हैं? यौगिक शब्द कहलाते हैं। मतलब संधि से बना हुआ शब्द, समास से बना हुआ शब्द या उपसर्ग से बना हुआ शब्द या प्रत्यय से बना हुआ शब्द सभी क्या कहलाते हैं? यौगिक शब्द कहलाते हैं। बात करते हैं योग रूढ़ की, मतलब दोनों शब्दों से मिलकर बना है, योग और रूढ़, ठीक है। मतलब इसमें इसकी भी विशेषता होगी, इसकी भी विशेषता होगी। जैसे मैं शब्द बताता हूँ आपको, जैसे शब्द है एक दशानन, यौगिक, यौगिक जो विशेषता है बताता हूँ कि ये दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना है। इसका मतलब 10 प्लस आनन। अब देखो रूढ़ अर्थ, 10 का रूढ़ अर्थ संख्या होती है 10, प्लस आनन का रूढ़ शब्द मुख होता है,
लेकिन ये दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर तो बना होता है, लेकिन इसका जो विशेष जो अर्थ होता है वो विशेष ही होता है। जैसे अब ये जो रूढ़ अर्थ है इनका कोई महत्व नहीं है। क्यों? क्योंकि दशानन जो शब्द है इसका कोई विशेष महत्व है, और विशेष महत्व है दशानन का क्या होगा? रावण। ये विशेष अर्थ हो गया। मतलब यौगिक शब्द भी है क्योंकि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना हुआ है। रूढ़ भी है क्योंकि इसका रूढ़िवादी अर्थ भी है, लेकिन इसका अर्थ विशेष ग्रहण किया जाता है, इसलिए योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। हालांकि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने होते हैं, इसलिए इनको योग रूढ़ शब्द कहते हैं। अब बात करते हैं हम रूप परिवर्तन के आधार पर। रूप परिवर्तन के आधार पर शब्दों को अर्थात पदों को कितने भेदों में बांटा गया है। रूप परिवर्तन के आधार पर जो पद हैं उसको दो भागों में बांटा गया है, विकारी और अविकारी। तो विकारी शब्द देखो, विकारी का मतलब क्या होता है? विकारी मतलब विकार, विकार का मतलब परिवर्तन। जिन शब्दों में परिवर्तन होता है वो शब्द विकारी कहलाते हैं। तो इसकी परिभाषा कैसे लिख सकते हैं? जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल और कारक के माध्यम से रूप परिवर्तन होता है, रूप परिवर्तन होता है, वो विकारी शब्द कहलाते हैं। जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल तथा कारक के माध्यम से रूप परिवर्तन होता है, जिन शब्दों का आकार बदल जाता है, वो शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ, जैसे शब्द लिखा लड़का, लड़का शब्द है, वैसे व्याकरण की दृष्टि से क्या है? संज्ञा शब्द है। क्या है? संज्ञा शब्द है। चलो इसको, ये जो चार चीज़ें दी हुई है इनके आधार पे हम रूप परिवर्तन कर सकते हैं, कर सकते हैं। लिंग, इसका लिंग बदलना हो, लिंग बदलेंगे क्या हो जाएगा? लड़की हो जाएगा। इसमें और इसमें आकार में परिवर्तन है। दूसरी बात, वचन के आधार पर देखते हैं, वचन के आधार पर बहुवचन करते हैं इसको, लड़का के क्या हो जाएगा? लड़के। क्या हो जाएगा? लड़के। तो लड़के होगा, इसका मतलब इसमें और इसमें भी परिवर्तन है, अर्थात लिंग, वचन आदि के आधार पर इनका क्या हो रहा है? रूप परिवर्तन हो रहा है, इसलिए क्या है? विकारी शब्द है। विकारी शब्द क्या हो गया? एक तो संज्ञा शब्द क्या हो गया? विकारी शब्द हो गया। दूसरी बात हम बात करते हैं वह क्या है? सर्वनाम है। सर्वनाम है, इसको भी बदल सकते हैं, बहुवचन बनाएंगे, वे या वो, मतलब इसमें और इसमें परिवर्तन हो गया, इसका मतलब सर्वनाम भी क्या है? विकारी शब्द है। बात करते हैं हम विशेषण की। विशेषण जैसे अच्छा शब्द है, ये विशेषण शब्द है, विशेषण अच्छा शब्द, अच्छा जो है विशेषण शब्द है। और विशेषण इसको बहुवचन बनाना है तो क्या हो जाएगा? अच्छे, अच्छे हो जाएगा बहुवचन, रूप परिवर्तन हो गया। इससे लिंग बदलना है, अच्छी, रूप परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब विशेषण भी क्या है? विकारी शब्द है। बात करते हैं क्रिया की। जैसे पढ़ना शब्द है, इसको जैसे कोई वाक्य है राम पढ़ता है, उसको स्त्रीलिंग में बदलना है, राधा पढ़ती है। स्त्रीलिंग में पढ़ता है, पढ़ती है, रूप परिवर्तन हो गया। पढ़ते हैं, बहुवचन बदलते हो गया, इसका मतलब क्रिया भी क्या है? विकारी शब्द है। इसलिए विकारी शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में विकारी शब्दों को बांटा गया है। विकारी शब्दों को 4 भागों में, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। बात करते हैं अविकारी शब्दों की। अविकारी शब्द कौन कौन से? अविकारी शब्द, इसका विपरीत हो जाएगा, जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल तथा कारक के माध्यम से रूप परिवर्तन नहीं होता है वो अविकारी शब्द कहलाते हैं। और इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं? जैसे क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक अव्यय है, समुच्चय बोधक अव्यय है, विस्मयादि बोधक अव्यय है। मतलब जो अविकारी शब्द है उन्हीं को अव्यय कहते हैं, और इनमें क्रिया विशेषण अव्यय और समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय और संबंध बोधक अव्यय, वो सभी अविकारी शब्दों में आते हैं। अब विकारी शब्दों के जो भेद हैं, संज्ञा, सर्वनाम,
क्रिया विशेषण, उनको पढ़ना है नॉर्मली रूप से। और फिर पढ़ना है हमें अविकारी शब्दों को। अविकारी शब्दों को पढ़ने के बाद ये जो अपना पद भेद जो टॉपिक है ये पूरा होता है। उसके बाद हम शुरू करेंगे आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना वो। तो आज के लिए इतना काफ़ी, छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से हम पढ़ते जा रहे हैं और ये जल्दी समझ में आते हैं, क्योंकि छोटे जो वीडियो होते हैं इसमें एकदम आसानी सरलता से बताया जा रहा है, इसलिए आप ज़रूर पढ़ते रहें। धन्यवाद सभी को।